जो है नर्स में GIS में इन्होंने मास्टर्स किया और उसके अलावा अपनी एक IT कंपनी भी रन कर रहे हैं। तो मैं वेलकम कहता हूँ अली भाई को। तो अली भाई ओवर टू यू। Thank you so much, Ibadat. Assalamu alaikum, everyone. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। Without further delay, I think we should move towards the presentation, right? ओके जैसे कि भारत में आपको पहले मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, पहले मास्टर्स कंप्लीट किया फ्रॉम लास्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और कंप्यूटर साइंसेस में। सो आपको मेरे एग्जांपल्स में भी यहाँ पे जितनी एक्सप्लेनेशन करूँगा तो आपको उसमें थोड़ा इन्वायरमेंटल साइंसेस का टच भी साथ मिलेगा, कोर इन्वायरमेंटल साइंसेस एंड देन उसके ऊपर GIS की स्पेशलाइजेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन फर्स्ट। ठीक है, GIS एंड रिमोट सेंसिंग, दीज आर टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। समटाइम लोग जो है इसको मिसइंटरप्रेट भी करते हैं। ठीक है, बट दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली और एक दूसरे के साथ कनेक्शन में यूज होते हैं। रिमोट सेंसिंग इज मेनली अबाउट कलेक्टिंग डाटा using satellites and other sources, and GIS is more about analyzing and processing these data into maps and stuff. और so audience, आप लोगों के ख्याल में GIS का क्या कॉन्सेप्ट है आप लोगों का? होपफुली आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे अपनी डिग्रीज में कोर्स को जरूर गो थ्रू किया होगा। कैन एनीवन टेल मी कि GIS बेसिकली है क्या अकॉर्डिंग टू योर कंसेप्ट, सिंपली इन योर वर्डिंग्स? GIS बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑन द अर्थ। ऑलराइट, और एनीवन एल्स? चलें, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, लेट्स नॉट टेक द डेफिनेशन ऑफ द बुक। अकॉर्डिंग टू मी, GIS इज एन अपग्रेडेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो जैसे कि स्टैट्स आप सबको पता है, स्टैट्स इज कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा, राइट? सो अगर इसी डेटा को हम साथ लोकेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो दैट बिकम्स GIS, व्हिच इज अ सिस्टम that is designed to restore, capture, analyze this data, the data that I was referring to before, the statistical data, right? But एक सिर्फ इसमें additional चीज ये है कि इसमें सात लोकेशन भी ऐड होती है। You know the importance of data nowadays. Data is everything. अगर आपके पास data है, you can make decisions based on facts, ground facts, जिसकी बेस पे आप जो है प्रोडक्शन जो है वो that gets even more 10 times or 20 times better. So स्टैट्स में सिंपली आप इमेजिन करें, आपके पास डेटा है, लेट्स से कोई फिनोमेना आप कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड को हम ले लेते हैं। लास्ट 3 to 4 years were about this catastrophe. So अगर हमारे पास कोविड का डेटा हो कि इतने पेशेंट्स हैं, इतने पेशेंट्स इस सिटी में हैं, इतने पेशेंट्स इस सिटी में हैं, that will be statistics. But along with that, if you have their geolocation, for example, इस specific area में कितने patients हैं, and then moving toward another area, इस area में इतने patients हैं, तो I think आप ज़्यादा informed और better decision ले सकते हैं, because जब वो आप उसे ground पे overlay करेंगे उस data को, you know the trends, you know the hotspots. ठीक है, अगर आपको शायद आइडिया हो 2020 में आई बिलीव एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जिसमें उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया था। दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट कि आप स्मार्ट लॉकडाउन किस बेस पे करते हैं, जहाँ पे आप हॉटस्पॉट देखते हैं, जिस बेस पे जहाँ पे क्लस्टर बना है उस एरिया को आप लॉकडाउन कर देते हैं, rather than लॉकडाउन
putting the lockdown on entire city or the entire province or something like that. तो उसकी बेस पे आपका जो है आप टारगेटेड जो एक्शन ले रहे हैं, टारगेटेड एक्शन में ये है कि उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो रही है। आप जब एक पूरे एरिया को लॉकडाउन करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर आपका जो है बहुत सारी दूसरी चीजें इफेक्ट हो रही हैं, बट विद द हेल्प ऑफ GIS यू कैन गो फॉर द स्पेसिफिक टारगेट। अलॉन्ग विद दैट GIS को एक बहुत कॉमन एग्जांपल हम देते हैं हॉटस्पॉट के अंदर ही, जिसको क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हम GIS को यूटिलाइज करते हैं। किससे यूटिलाइज करते हैं? जिसके लिए अगर आपके पास डेटा है बल्कि और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें अगर आप उससे GIS पे प्लॉट कर रहे हैं और आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसका हॉटस्पॉट एनालिसिस कर रहे हैं, यू कैन गेट द सोर्स ऑफ दैट क्रिमिनल एक्टिविटी, आप डायरेक्टली उसके सोर्स पे जा सकते हैं। सो इफ यू वांट टू वर्क स्मार्टली, तो दैट्स समथिंग वेयर इट कम्स इन हैंडी। सो बुक की डेफिनेशन बराबर GIS आर सिस्टम्स, so it's not a software, it's a system designed to capture. What do you mean by capture here? Capture would be from remote sensing. Remote sensing is getting data from satellites, the places where you cannot go physically, but you can gather data. That is the core of remote sensing, remotely sensing something, which means किसी चीज को physically उसमें involved हुए बगैर आपने उसको अगर sense किया है, तो that is remote sensing. So capturing could be either via remote sensing, either via I mean आपके जो ड्रोन्स हैं दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन कैप्चरिंग डेटा, ठीक है। उसके बाद आपके जो स्टेटिस्टिकल डेटा है, फॉर एग्जांपल शीट्स हैं जिसमें आपके पास कुछ भी हो सकता है, लेट्स से ड्राउट का डेटा है फॉर इन अ सर्टेन एरिया, आपके पास पिछले 20 ईयर्स का रेनफॉल का डाटा है, टेम्परेचर का डेटा है, तो दैट इज कैप्चरिंग। देन द स्टोर मीन्स इसको आपने डिफरेंट फॉर्मेट्स में स्टोर कर दिया, ठीक है। इधर इट कुड बी शीट्स, इट कुड बी पिक्सल्स, इट कुड बी इमेजेस, जो भी जिस फॉर्मेट में आपने कैप्चर किया उस पर डिपेंड करता है कि स्टोर आप किस फॉर्मेट में कर रहे हैं। देन इट्स द लेटर पार्ट इज एनालाइजिंग, इस पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। एनालाइजिंग में कुछ उस पे आपके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिसमें आप उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिमोट सेंसिंग का डेटा है, तो उस आपके पास इस्लामाबाद की एक इमेज है हाई रेजोल्यूशन, और उसको आप एनालाइज कर रहे हैं, उस पर आप किस किस डिफरेंट तरह के एनालिसिस रन कर सकते हैं। उस पर आप जो है लैंड कवर फाइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना एरिया जो है बिल्टअप है, कितना एरिया जो है वो माउंटेनियस है, कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट है, एंड कितना पेवमेंट एरिया, कितनी बैरन है, दैट वुड बी एनालाइजिंग। देन मैनेजिंग एंड प्रेजेंटिंग, तो ऑब्वियसली मैनेज करना उसको अपना स्टोर करना है। प्रेजेंट भी उसको उसके प्रेजेंट में ये है कि अगर लेट्स से लैंड कवर बना लिया या समथिंग लाइक दैट, आपने कुछ मॉडल किया है, तो उसको आप मैप्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, ग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हो। सो going back again, GIS are systems designed to capture, store, analyze, manage, and present what? Spatial or geographic data. So spatial means there are two types of data, temporal and spatial. Temporal means that is related to time. For example, एक ही इस्लामाबाद की आप 10 साल की जून की इमेज ले लें, you have the temporal data. But अब स्पेशल डेटा में क्या है, रीजन चेंज हो रहा है, टाइम नहीं चेंज। फॉर 2010 की आपने इस्लामाबाद की, कराची की, और मतलब डिफरेंट जो पॉइंट्स इन द स्पेस उनका डेटा लिया, तो दैट विल बी स्पेशल डेटा। स्पेशल डेटा इज समथिंग इफ यू कैन रिलेट इट विद द लोकेशन, अगर आपके पास डेटा के साथ उसकी लोकेशन है तो दैट इज स्पेशल डेटा। और जियोग्राफिक डेटा एंड स्पेशल डेटा काइंड ऑफ सेम, दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। Okay, so the next is GIS technology integrates conventional database functionalities, including querying and statistical analysis with the unique benefits of map-based visibility and geographic analysis. So वही बात है जो मैंने पिछली लाइन में की है कि कन्वेंशनल डेटाबेस फंक्शनैलिटीज तो है ही हैं। कन्वेंशनल डेटाबेस फंक्शनैलिटीज में क्या आता है, आप ग्राफ्स बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, बट व्हेन यू इंक्लूड GIS नेट आपके पास एक मैप आ जाएगा। लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको शो कर सकता हूँ तो इस तरह से हो सकता है। लेट्स से दिस इज अ मैप। सो इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, आपको नजर आ रहा है ना?
जी भाई विजिबल है। Okay, so if this is a map, so let's say for instance किसी एक city का map है, so इसमें एक phenomena है NDVI है that shows the vegetation actually. तो red areas जो हैं वहाँ पर less vegetation और burnt vegetation है, जो greener areas है that has more vegetation on it. So this means by showing data on the map कि आप बजाय ये कि आपको charts में या graphs में आप you can get a better understanding. You can see the northern part has lesser vegetation, the southern part has more vegetation and stuff like that. Okay, coming back to the presentation. Okay, so अगर हम GIS के further detail में जाएं तो these are the components, hardware, software, जिसमें hardware में computer, server, again इसमें दूसरी hardware आ जाती है जिसको हम data collection के लिए use करते हैं. Softwares, these are the most commonly used ones, RGS and QGIS. QGIS is the free version and RGS is the paid version from Esri. उसके अलावा ARC Pro है जो latest one है, ठीक है. Then data में इसमें data डिफरेंट डेटा सेट्स आ जाते हैं, इसमें आपकी शीट्स आ जाती हैं, इसमें आपके ग्राफ्स आ जाते हैं, इसमें सेंट्रेट इमेजेस आ जाती हैं, मैप्स आ जाते हैं. देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डेटा दैट कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग GIS, ठीक है. देन पीपल एंड मेथोडोलॉजीज. ओके, सो GIS में जो डेटा मॉडल्स हैं, ठीक है, GIS में बेसिकली दो मेजर टाइप्स ऑफ डेटा यूज होती हैं, विच आर वेक्टर्स एंड रास्टर्स. वेक्टर मॉडल और रास्टर मॉडल में बेसिक डिफरेंस ये है कि वेक्टर मॉडल जो है दैट इज नॉट कंसिस्ट ऑफ पिक्सेल्स एंड रास्टर rather consists of grids or cells or what we call the pixels. Or if I put simply, raster model is basically images. वेक्टर मॉडल में x एंड y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिसमें तीन जो इसके हैं रिप्रेजेंटेशंस, पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगॉन्स. पॉइंट्स, हर पॉइंट का x y कोऑर्डिनेट होता है. लेट्स से रास्टर में जितने भी अगर हम वेक्टर पे आके नेक्स्ट जाऊं तो लेफ्ट साइड पे हमारा वेक्टर मॉडल है, राइट साइड पे रास्टर मॉडल है, ठीक है. अब वेक्टर में जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट के अगेंस्ट उसका एक x y कोऑर्डिनेट होगा व्हिच इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. तो मल्टीपल पॉइंट्स में इनके लाइन बनते हैं और लाइंस अगर उसके वर्टिसेस क्लोज्ड कर दें, क्लोज शेप में आ जाए तो दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन, ठीक है. और यहाँ पे आप देख लें, ठीक है, these are points and the streaks are basically lines. Line is a collection of thousands or maybe hundreds of thousands of points. अगर line enclosed हो, that is a polygon. Okay. So अब ये किस पर्पस के लिए इसका बेसिक पर्पस है, डिस्क्रीट फीचर्स. डिस्क्रीट में ये है कि जो that can be discriminated from others, जिसमें क्लियर चेंज आ रहा है, फिनोमेना कंटीन्यूअस चेंज नहीं आ रहा बल्कि क्लियर चेंज आ रहा है. फॉर एग्जांपल अ बाउंड्री, दिस साइड ऑफ द बाउंड्री इज अ रिवर एंड द अदर साइड ऑफ द बाउंड्री इज लैंड. सो यहाँ पे डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट है. सो रोड्स फॉर एग्जांपल, इस तरह की चीजें रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर मॉडल को जो यूज किया जाता है, ठीक है. इसके लिमिटेशंस हैं ऑब्वियसली. कंटीन्यूअस प्रॉपर्टीज जो हैं, जो कि कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है प्रॉपर्टीज, उनको यहाँ उन पे ये इतना इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली एक ऐसा डेटा है जो हर 1 मीटर के बाद चेंज हो रहा है. सो यू कैन नॉट ड्रॉ दिस मच लाइंस और ना उसको आप विजिबल कर सकते हैं. सो फॉर दैट कम्स इन रास्टर मॉडल. रास्टर मॉडल क्या है? दैट इज, अगर आपको पिक्सेल्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन में फॉर एग्जांपल अगर आपकी लेट्स से रेजोल्यूशन है 1920 to 1080, दैट मींस 1920 पिक्सेल्स आपके उसके हाइट वाइज है और विड्थ वाइज है और 1080 पिक्सेल्स आपकी हाइट वाइज है. सो इट्स लाइक दैट. जितने आप इमेज की जितने पिक्सल ज्यादा करते जाएंगे उतनी उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज होती जाएगी और उतनी उसमें डिटेल ज्यादा आएगी.
So it is used for showing continuous characteristics such as elevation, temperature और soil moisture. Elevation is, अब देखें आपको किसी जगह फॉर एग्जांपल माउंटेन का आपके पास डेटा है, उसमें एलिवेशन है, तो उसमें एलिवेशन हर चेंजिंग बाय एवरी मीटर, ठीक है। तो उसके लिए आप ऑब्वियसली वेक्टर मॉडल नहीं यूज कर सकते। यू कैन नॉट ड्रॉ दिस मच लाइंस और पॉइंट्स, और वो बहुत ज्यादा क्लस्टर हो जाएगा। फॉर दैट रास्टर मॉडल इज यूज्ड। और इसकी लिमिटेशंस क्या है? एक्चुअली लिमिटेशंस अगेन वही हैं, क्योंकि जितना आप फाइन इसको करते जाएंगे उतने, मैंने बोला, वो रेजोल्यूशन इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ। लेट्स से आपने एक इमेज ली है इस्लामाबाद सिटी की, दैट इज ऑफ लेट्स से 1000 मीटर। 1000 मीटर मीन्स हर सेल जो है वो 1000 बाय 1000 के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑब्वियसली उसमें जो है आपको बिल्डिंग्स को आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 1000 मीटर में एक सेल जो है वो एक यूनिक कलर उठाता है, ठीक है। तो 1000 मीटर में एक ही कलर से आप मल्टीपल बिल्डिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वहां पे। तो अगर आपने उस लेवल की डिटेल आपको चाहिए, सो यू विल नीड टू गो विद ईदर 3 to 4 मीटर रेजोल्यूशन। तो जब 3 to 4 मीटर रेजोल्यूशन में जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका बहुत ज्यादा फाइल का साइज बहुत ज्यादा, मे बी इट कैन गो इनटू गीगाबाइट्स। और अगर आप वहां पे आइडेंटिफाई नहीं होंगे। Here you can see लेफ्ट साइड पे आपको पता है सिटी का मैप है, जिसमें जो कि वेक्टर मॉडल से इजीली प्रेजेंट हुआ है। राइट साइड पे समथिंग कोई हीट मैप है, जिसमें देखिए कंटिन्यूअसली वैल्यूज चेंज हो रही हैं, कलर डार्क हो रहा है, फेड हो रहा है, जो कि आपको उसकी उस स्पेसिफिक फिनोमेना, लेट्स से ये है, लेट्स से फॉरेस्ट्री आपको एनडीपीआई शो कर रहा है। तो जब देखें जहाँ पे ग्रीननेस ज्यादा हो रही है वहां पर आपका ज्यादा जो है फॉरेस्ट को ठीक है, और जहाँ पे ग्रीनरी जिस तरह कम होती जा रही है वहां पर आपका फॉरेस्ट कम दिखेगा। उसके बाद आते हैं डेटा को कैसे जो है इसमें मैनेज किया जाता है। सबसे पहले शेप जो जीआईएस है, जीआईएस के डेटा सेट्स मोस्ट कॉमन फॉर्मेट जो है शेप फाइल है, दैट इज एसोसिएटेड विद आर्क मैप, जो कि हमने पीछे सॉफ्टवेयर पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा SHX DBF, दीज आर ऑल शेप फाइल्स, ठीक है। और इसमें शेप फाइल कंसिस्ट करती है अगेन वही 0.9 एंड पॉलीगॉन्स, ठीक है। इसमें मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल पॉलीगॉन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर देखा हो पाकिस्तान का मैप देखा हो, तो उसमें सिटीज, तहसील्स, उसके बाद बाउंड्रीज, मल्टीपल बाउंड्रीज हैं, तो दैट इज मोस्टली इन शेप फाइल फॉर्मेट। उसके अलावा GMLs यूज होते हैं, GML XML बेस्ड फॉर्मेट्स हैं, दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड देन शेप फाइल्स इन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने अर्थ एक्सप्लोरर से डेटा डाउनलोड करना है तो यू विल नीड अ KML और XML फाइल फॉर दैट, ठीक है। सो those are the formats that are also being used. उसके बाद पर्सनल जियो डेटाबेसेस हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेसेस, फाइल जियो डेटाबेसेस हैं। दिस इज द लेटेस्ट वन, फाइल जियो डेटाबेसेस, जो कि अभी आर्क प्रो में उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, एजरी में। तो दीज आर जियो डेटाबेसेस जिसमें आपके इवन रास्टर्स और वेक्टर्स, टेबल्स, सब कुछ आपको एक ही डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, वहां से ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज इसकी एक्सटेंशन .gdb है, और शेप फाइल की नॉर्मली .shp होती है, बट सम टाइम यू हैव टू इंक्लूड .shx एंड .dbf। और उसके बाद है अच्छा, लास्ट स्लाइड से जो है मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें मुझे कुछ एग्जांपल्स दें। आपके ख्याल में किस फिनोमेना को हम वेक्टर मॉडल में प्रेजेंट कर सकते हैं, किस फिनोमेना को हमें रास्टर मॉडल में प्रेजेंट करना होगा? तो जैसे कि रिवर्स हो गया या सॉइल हो गया या फॉरेस्ट हो गया, उसको हम रास्टर के थ्रू कर सकते हैं। और अगर हमने रोड्स के बारे में बताना हो या किसी स्टेशंस के बारे में बताना हो तो वो हम वेक्टर मॉडल से कर सकते हैं। करेक्ट, हाँ, रिवर्स को हम मोस्टली वेक्टर मॉडल में ही करते हैं, बिकॉज रिवर्स को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रास्टर में मोस्टली यही आते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा रास्टर यूज होता है एलिवेशन में, एंड देन अगेन जो आपने बोला सॉइल में, क्योंकि सॉइल में भी आपका वो जो है उसका चेंज हो रहा होता है, उसमें सॉइल का कौन सा फिनोमेना देख रहे हैं, मॉइस्चर देख रहे हैं, कुछ भी सॉइल से रिलेटेड देख रहे हैं, तो दैट वुड बी चेंज विद इन मीटर्स। सो इसको याद रखने का सिंपली तरीका ये है कि जो चीज जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हो, दैट इज इन द रास्टर मॉडल, और जो डिस्क्रीट हो दैट इज इन द वेक्टर मॉडल।
ओके ठीक है। अच्छा ये तो हो गया JS। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग। अब रिमोट सेंसिंग और JS में अगेन डिफरेंशिएट यहाँ पे करना जरूरी है। रिमोट सेंसिंग इज मोर ऑल रिलेटेड टू कैप्चरिंग डेटा, राइट, एंड JS इज related to analyzing and processing the data either captured via remote sensing or some other sources. Okay. यहाँ पे हेडिंग शायद एप्लीकेशन की लगी हुई, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसमें है जो रिमोट सेंसिंग में सबसे कॉमनली यूज होता है जियोटिफ, दैट इज इसमें होता क्या है, इमेजेस हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है मेरा आप ऑडियंस से, जस्ट कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। how we see objects, how we differentiate between different colorful objects. Let's say I'm looking at the door right now. I can see the handle is silver and the door is in the color of white. ये हम किस तरह differentiate कर रहे हैं? Light reflection. Exactly. So that's what the satellites do. Satellites क्या करते हैं, इमेज को क्या आपके उसमें सेंसर लगे होते हैं। सेंसर्स सैटेलाइट्स दो टाइप के होते हैं, active and passive. Active are those they have their own light source. Passive are those जो कि सनलाइट को यूज करते हैं। पैसिव सिर्फ दिन में काम करते हैं, एक्टिव दिन और रात में काम करते हैं। अब जो मोस्ट कॉमनली जो है वो पैसिव ही यूज होते हैं। अब पैसिव सैटेलाइट है, उसपे सेंसर है, सनलाइट आएगी। सनलाइट में आपको देखिए इसकी एक मैंने इलस्ट्रेशन भी निकाली थी, वो दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, दिस इज सैटेलाइट। ये सनलाइट है, सनलाइट किसी ऑब्जेक्ट पे ड्रॉप हो रही है, एक सर्टेन एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, एंड दैट इज कैप्चर्ड बाय द सैटेलाइट। अब सैटेलाइट में इसमें डिफरेंट सेंसर्स होते हैं। विजिबल लाइट वाला सेंसर होता है, यूवी वाला सेंसर होता है, उसके बाद आपके थर्मल सेंसर्स होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। विल स्टिक विद द विजिबल लाइट फॉर नाउ। विजिबल लाइट में 3 तरह की लाइट को कैप्चर करते हैं, ठीक है। बेसिकली होते हैं ऑल 7 कलर्स हैं, बट हम डिस्प्ले स्क्रीन पे रेड, ब्लू और ग्रीन ही करते हैं। ऑन द बेस ऑफ लेट्स से व्हाई इज दिस ट्री ग्रीन? दिस इज ग्रीन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑल ऑफ द ग्रीन लाइट, और जो ब्लू और रेड है ये उसको अब्सॉर्ब कर रहा है। जो अब सन से लाइट आ रही है, विजिबल लाइट आ रही है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 7 डिफरेंट कलर्स बेस्ड ऑन देयर वेवलेंथ, राइट। तो अभी वेवलेंथ की बेस पे वो मल्टीपल कलर्स में अब्सॉर्ब है। अब जो है आपका ट्रीज, इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट दैट absorbs that reflects the green color and absorbs other colors. So that's why we see trees as green. Okay, तो इस बेसिस पे जो कलर जिधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी बेस पे उसका वो हमें पिक्चर में वैसे नजर आ रहा है। इस जब सिंपल कैमरा से इमेज ले रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। द इमेज दैट इज टेकन बाय सैटेलाइट, दैट इज डिफरेंट बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ लॉट ऑफ लेयर्स। इसमें आपके जैसे मैंने पहले बताया, इसमें यूवी भी आएगी, इसमें इंफ्रारेड भी आएगी, इसमें आपकी रेड, ग्रीन, ब्लू भी आएगी, इसके अंदर आपकी थर्मल लाइट भी आएगी, माइक्रोवेव्स भी आएंगी। सो उसको जब हम डिस्प्ले करते हैं किसी रिमोट सेंसिंग सॉफ्टवेयर में, उसमें हम डिफरेंट, फॉर एग्जांपल एक जो एनालिसिस बहुत कॉमनली यूज होता है दैट इज NDVI। NDVI क्या करता है? NDVI उन ऑब्जेक्ट्स को एनहांस करता है दैट रिफ्लेक्ट्स द ग्रीन लाइट एंड अब्सॉर्ब्स द इंफ्रारेड। अब NDVI में जो ट्रीज है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं और जो वाटर है वो बहुत डार्क होता है। द रीजन इज वाटर जो है वो ग्रीन लाइट को अब्सॉर्ब करता है और इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। दैट इज आल्सो यूज्ड इन जो है कि स्पाइस और इवन कंट्रीज भी इस लेवल पे इसको यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई। लेट्स से अगर एक ग्रीन ऑब्जेक्ट है, ट्री है, एंड देयर इज सम पर्सन जिसने के अपने आप जो है सिर्फ ग्रीन शो किया हुआ उसमें, ठीक है। सो यू कैन आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन दैट। जब आप उसको सेंसर से देखेंगे तो आपको जो एक्चुअली जिसमें क्लोरोफिल है, जिसमें पिगमेंट है, दैट विल अपीयर डिफरेंट, और जो आर्टिफिशियल है दैट विल अपीयर एज डिफरेंट। सो जस्ट टू एक्सप्लेन कि रिमोट सेंसिंग किस तरह काम करती है। सो ये रिफ्लेक्शन है वो कैलकुलेट होती है, पिक्चर हम डाउनलोड करते हैं, इस पिक्चर पे हम इसके हर सेल की एक वैल्यू होती है, ठीक है। अ सेल that consists of reflectance from this point, उसकी reflectance value different होगी, and the cell that
has been reflected or that has gathered the light reflected from this point, उसकी reflectance value different होगी. If I can show you, this is the ArcMap software that is most commonly used. इसमें अगर मैं कोई data input करता हूँ, आज भी मैं चाहिए. Just bear with me. So this is an image, ठीक है. इस पे बेसिकली थोड़ा प्रोसेसिंग हुई है, इसलिए आपको वो रियल इमेज जैसी नजर नहीं आएगी. बट व्हाट आई वांट टू शो यू इज इट कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ पिक्सेल्स. ठीक है, ये अगर हम जूम ये पिक्सल लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है. सो इस पिक्सल का साइज एक्सप्लेन करता है कि आपकी कितनी ज्यादा डिटेल आएगी इमेज में. ये अब हम इंडिविजुअल पिक्सल की उसकी वैल्यू रिफ्लेक्टेंस वैल्यू जो है हम चेक कर सकते हैं. ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई टूल यूज करेंगे हम फॉर इंस्टेंस. ठीक है, इसमें हमें ये देखें पिक्सल वैल्यू आ रही है. ठीक है, सो अब बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड हर पिक्सल की एक यूनिक पिक्सल वैल्यू होती है. ठीक, उसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पिक्सल किस तरह की चीज़ को शो कर रहा है. हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें पिक्सल वैल्यूज की बेस पे उनको क्लासिफाई किया होता है कि स्नो की पिक्सल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, विच इज ग्रास की यहाँ से यहाँ तक है, ट्रीज की यहाँ से यहाँ तक है, उसकी रेंज होती है. ठीक है, ओके. एनी क्वेश्चन सो फार? सर मेरा क्वेश्चन है. जी जी गो अहेड. सर जैसे कि अभी देखें पाकिस्तान के स्टेट्स की में क्रॉप्स की प्रोडक्शन की कैलकुलेशन करनी हो तो उसके लिए फिर जो उधर ग्रासेस होंगे ट्रीज होंगे वो भी तो ग्रीन कलर ही रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ये सर? ओके, इसमें हम नॉर्मली जो वेजिटेशन के लिए सबसे ज़्यादा इसको इंडेक्सेस होते हैं. बेसिकली आपने एक रॉ इमेज डाउनलोड किया. ठीक है, लेट्स से आपने क्रॉप सीजन के पहले का डाउनलोड कर लिया, जब क्रॉप सीजन उसके फुल विगर पे है तब का इमेज डाउनलोड कर लिया. ठीक है, इस पे आपने उसके बाद आपने उसमें खुद तो विजुअली तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, जैसे मैंने अभी टूल यूज़ किया है, आइडेंटिफाई वाला टूल यूज़ किया है. उसको यूज करके आप एक एक पिक्सल की वैल्यू तो देख सकते हैं, बट एक ओवरऑल उसका लेने के लिए जो कि स्टैट्स लेने के लिए आप कोई इंडेक्स यूज करेंगे. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज एनडीवीआई, राइट. सो आप उसका एनडीवीआई निकालेंगे. एनडीवीआई इज इसकी एप्लीकेशन है दैट इज नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स. ऑलराइट, सो एनडीवीआई क्या करेगा? एनडीवीआई आपके सेल्स की रेंज, लेट्स से आपके सेल की जो रिफ्लेक्शन वैल्यू है दैट इज बिटवीन 0 to 255, उसको नॉर्मलाइज कर देगा आपके रेड और इंफ्रारेड को डिवाइड करके. उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता, सिंपली आपको मैं ये बताऊंगा कि एनडीवीआई आपको वैल्यूज निकाल देगा फ्रॉम -1 to 1. -1 मीनिंग नो वेजिटेशन एट ऑल और 1 मीनिंग फुल विगर वेजिटेशन. अच्छा, अब इसको आगे अगर आप लिटरेचर में जाएंगे, लिटरेचर में इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वैल्यू जो एनडीवीआई की है दैट इज फ्रॉम 7 to 10, दैट मीन इट्स फॉर, ये एक्चुअल नंबर्स नहीं है, जस्ट फॉर रेफरेंस फॉर एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ. लेट्स से इट्स फ्रॉम 0.7 to 1, दैट इज वी कैन से इट्स अ थिक फॉरेस्ट. इफ इट्स फ्रॉम 0.5 to 7, दैट वुड बी अ ग्रासलैंड और समथिंग. ठीक है, और अगर हम इसके ले जाएं 0.3 से 0.4 या 0.5 तक, दैट आर क्रॉप्स. सो इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है. इफ यू स्टडी द लिटरेचर, वहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, उसमें बहुत सारी स्टडीज हैं. क्रॉप्स की जो आपकी एनडीवीआई की वैल्यू रेंज वो डिफरेंट होती है, बिकॉज यू नो आपकी जो आपने भी बात की थी वीट की, राइट. ओके,
तो आपने भी वीट की बात की थी, तो वीट की आपको पता है ग्रीननेस उस तरह से नहीं होगी, वो थोड़ी सी स्पार्स होगी, डेंसली वहां पे पॉपुलेटेड नहीं होगी, ठीक है। सो इन बेसिस पे आपकी एनडीवीआई की वैल्यू ऑब्वियसली डिफरेंट आएगी फॉर द डिफरेंट रीजन्स। गॉट इट? सर ओके सर, और डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स होंगी तो हर क्रॉप की अपनी वैल्यू आएगी। हाँ, इसके लिए आपको अगर एक ही जगह पे डिफरेंट क्रॉप्स हैं तो देयर विल बी द क्लैश, उसके लिए फिर आपको दूसरे इंडाइसेस को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। लेट्स से अगर आपके दो क्रॉप्स की वैल्यूज सेम रेंज में आ रही है, बट यू नो दैट दीज आर द डिफरेंट क्रॉप्स, राइट। सो उसके लिए दूसरे इंडाइसेस है, जैसे वेजिटेशन हेल्थ इंडाइस है, ठीक है। उसके अलावा आपका बीएचआई या बीसीआई या वेजिटेशन कंडीशन इंडेक्स है, ठीक है। जो अगेन मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि सैटेलाइट इमेज होती है, उसके अंदर एटलीस्ट 11 to 12 लेयर्स होती हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट इंडाइसेस जो हैं डिफरेंट लेयर्स को यूज करते हैं टू गेट द स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक उसके फिनोमेना को हाईलाइट करने के लिए। सो फॉर दैट आप जो है उसमें मल्टीपल इंडाइसेस को इंट्रोड्यूस करेंगे। आपको उसको लिटरेचर को स्टडी करना पड़ेगा कि इस स्पेसिफिक क्रॉप को स्टडी करने के लिए कौन सा इंडाइस जो है बेस्ट है। इन एनडीवी आपको जनरल तो दे देगा कि ये यहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम वेजिटेशन है, यहाँ बिल्कुल वेजिटेशन नहीं और यहाँ पे वाटर है, ठीक है। बट इन डेप्थ आपने जाना है तो इसके लिए आगे डिफरेंट स्टडीज हैं जिनमें डिफरेंट इंडाइसेस इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, तो इंडाइसेस पे जा सकते हैं। Got it? ओके सर, थैंक यू। ओके, सो अब ये तो होगी रिमोट सेंसिंग की। आगे मैंने बताया था कि डॉटिफ ज़्यादा यूज होती है, जेपीजी भी यूज होती है, ठीक है। मोस्टली आप डेटा डाउनलोड करेंगे सैटेलाइट इमेज से तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स डॉटिफ में ही मिलता है। रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, वो उसके लिए भी एक शॉर्ट सी इलस्ट्रेशन है, मैं दिखा सकूँ तो ये देखें। रिमोट सेंसिंग किसमें, डिफेंस एंड इंटेलिजेंस में मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। डिफेंस में मैपिंग हो जाती है, सर्वेलेंस आप कर सकते हैं, रिकॉनेसेंस वही जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में जासूसी कहते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी कर सकते हैं, कितनी फॉरेस्ट कितना ग्रो किया है पास्ट 10 ईयर्स में। आप ऐसे करें कि आप 10 ईयर पहले की इमेज ले लेंगे, ठीक है, और एक आज की इमेज ले लेंगे, उसमें आप एनडीवीआई अप्लाई कर देंगे, कोई भी ऐसे ऐसे अप्लाई करते हैं जिसमें आप निकाल लें कि कितने % फॉरेस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद आप आज की इमेज लें और देखें कितने % फॉरेस्ट है, यू कैन सी कि फॉरेस्ट कितना ग्रो किया है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ऑब्वियसली आइस कितनी आपकी आइस मेल्ट हुई है वगैरह वगैरह, डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए यूज होता है, और मल्टीपल इसके यूजेस हैं रिमोट सेंसिंग के। सिंपली रिमोट सेंसिंग के वी हैवंट इनकॉर्पोरेटेड जीआईएस येट, राइट। सिंपली रिमोट सेंसिंग में क्या आता है, आपने रिमोटली किसी एरिया का डाटा लिया और उसको आपने देन प्रोसेस किया और उससे इनिशियल जो इंसाइट्स निकाल दी। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लेकिन इसको हम स्टडी कर लेते हैं। रिमोट सेंसिंग इज द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और फिनोमेना विदाउट मेकिंग फिजिकल कांटेक्ट, usually through satellite or aerial imagery. Satellite क्या, satellite you know that geostationary satellite जो है जो कि revolve करते हैं around the earth, और aerial imagery है you can fly a drone, not any drone, remote sensing के लिए specifically drones आते हैं जो कि geotargeting करते हैं उसकी, ठीक है। और उस ड्रोन से आप जो है वो एरियल इमेजरी और उसको थोड़ा बहुत उसको करना पड़ता है, करेक्ट जियो करेक्शन करनी पड़ती है उसकी, बट वो भी यूज की जा सकती है। अच्छा, ये पैसिव और एक्टिव रिमोट सेंसिंग ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। पैसिव जो है जो कि नेचुरल लाइट यूज करता है, और एक्टिव की अपनी लाइट होती है। बाय द लाइट इट डजंट मीन कि वो एक्चुअल लाइट थ्रो करता है। बाय लाइट इट मीन्स आउट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रो, जो आपका अगर आप देखें तो उसमें आप स्टार्ट होते हैं फ्रॉम आई बिलीव कॉस्मिक टू माइक्रोवेव्स, उसके दरमियान में कोई भी हो सकता है, एक्सरे भी हो सकता है, ठीक है। और कोई लाइडार है वो डिफरेंट रिफ्लेक्ट एनर्जी यूज करता है, रेडार डिफरेंट एनर्जी यूज करता है, तो कोई भी एनर्जी हो सकती है, स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है कि वो विजिबल लाइट के अंदर ही। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ जीआईएस जो है अर्बन प्लानिंग में लैंड यूज इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट किस बेस पे करते हैं। आपके पास लेट्स से आप यू आर प्लानिंग अ सिटी, राइट, तो आपके पास एलिवेशन का डेटा है, आपके पास वहाँ का स्लोप का डेटा है, आपके पास
उसका डेटा है, लैंड यूज लैंड कवर का डेटा है आपके पास वहाँ पे, उसके जो नेचुरल के साइट्स हैं उनका डेटा है। इन सारी बेसिस पे आप अर्बन प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू डोंट वांट योर सिटी टू बी एट 20% 30% एलिवेशन, आपके रिसोर्सेज बहुत यूज होंगे, आपका वहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना उसमें मुश्किल आएगी, आपने वहाँ पर फैसिलिटीज देनी है। फॉर एग्जांपल आपके कन्वीनियंस जो है वहाँ पर जाने में उसके फ्यूल के एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, लॉट ऑफ थिंग इन दैट। इसी तरह आप देयर आर रिस्ट्रिक्शंस के आप जो है नेचुरल साइट्स के क्लोज में आप जो है वो कुछ नहीं बिल्ड कर सकते। इसी तरह कोई साइट है दैट इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स और समथिंग लाइक दैट। सो ये सारी चीजें कंसिडर करके यू कैन प्लान अ सिटी यूजिंग जीआईएस। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है, क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स कैसे कर सकते हैं आप। देयर आर मल्टीपल वेज। एक फ्लड आ चुका है, आप उसका देख सकते हैं वो कितना एडवांस कर रहा है, किस स्पीड से एडवांस कर रहा है, और यू कैन वार्न द पीपल लिविंग नेक्स्ट टू इट, ठीक है। उसके अलावा आप इसकी फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। आप लेट्स से आप यू हैव द 100 years डेटा ऑफ फ्लड्स इन स्पेसिफिक एरिया, उसकी बेस पे आप फ्लड्स को मॉडल कर सकते हैं। यू कैन प्रेडिक्ट कि अगले 3 साल या 4 साल में यहाँ पर फ्लड एक्सपेक्टेड है, सो यू कैन टेक मेजर्स अकॉर्डिंगली। ट्रांसपोर्टेशन, रूट ऑप्टिमाइजेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, आप बस यू हैव 2 points A एंड B, उस पर आपने ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बनाना है। इसमें जेएस में एक बहुत कॉमन इसका है प्लगइन दैट इज नेटवर्क एनालिस्ट। उसकी बेस पे आप जो है मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड रूट जो है जिसमें आपका डिस्टेंस भी करीब हो और सारे नेबरिंग जो भी आपके मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं उसके साथ कनेक्टेड हो, वो आप उस पर प्लान कर सकते हैं। उसके बाद डिजीज मैपिंग की मैं सबसे स्टार्ट में आपको एग्जांपल दी थी, ठीक है। यू कैन डू हॉटस्पॉट एनालिसिस एंड यू कैन एक्चुअली फाइंड द सोर्स ऑफ दैट स्पेसिफिक। इसकी एक बहुत पॉपुलर केस स्टडी जीएस में पढ़ाई जाती है, दैट इज कॉलरा डिजीज को जीआईएस के थ्रू आइडेंटिफाई किया गया था आई थिंक 1800 समथिंग में। उन्होंने क्या किया था कि जितने सिटी के वेल्स थे उनको मैप किया, ठीक है, और जो लोगों जहाँ से डिजीज फैल रही थी वो मैप किया, एंड लेटर ऑन दे आइडेंटिफाइड कि एक स्पेसिफिक जो वेल था उसका जो लोग पानी पी रहे थे दे आर गेटिंग दैट डिजीज। सो दैट्स हाउ जीआईएस हेल्प्ड इन रिजॉल्विंग द हेल्थ इशू। देन आते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मोस्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्रीकल्चर में क्रॉप मॉनिटरिंग, सॉइल एनालिसिस, फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट हेल्थ, बायोमास एस्टिमेशन। यस, यू कैन एस्टिमेट द बायोमास एज वेल इफ यू नो कितना एरिया है और एक उस ट्री की टाइप वहाँ पे आइडेंटिफाई करें तो यू कैन एक्चुअली फाइंड कितना बायोमास है वहाँ पर, कितनी कार्बन वहाँ पर उस स्पेसिफिक एरिया में अवेलेबल है। वाटर रिसोर्सेज को मैप कर सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज को आप स्टडी कर सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं यूजिंग रिमोट सेंसिंग। क्लाइमेट स्टडीज, वेदर पैटर्न्स, आइस कैप मॉनिटरिंग, ये वही क्लाइमेट स्टडीज क्या है कि आप वेदर पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें ग्लोबल डेटा सेट्स हैं, राइट, ग्लोबल डेटा सेट्स हैं जिनको यूटिलाइज करके आप इसमें स्पेसिफिकली इसके बेसिकली ग्लोबल डेटा सेट्स आपको अवेलेबल भी हैं ऑनलाइन, जिसमें आप अपने स्पेसिफिक एरिया का जो चेक कर सकते हैं विंड पैटर्न, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। बाकी लैंड यूज एक्सपेंशन वगैरह ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, कमिंग इंटीग्रेशन ऑफ जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। अगेन वही बात जो मैं बोला था कि जी रिमोट सेंसिंग इज मोर अबाउट कैप्चरिंग डेटा एंड जीआईएस इज मोर अबाउट एनालाइजिंग डेटा। सो एनहांस्ड एनालिसिस क्या है कि आप जब स्पेशल डेटा आपके पास है बट यू हैव अलोंग विद द स्पेशल डेटा पॉइंट्स के डेटा के साथ आपकी बस इमेजरी भी आ जाती है। पॉइंट्स तो लेट्स से सिटी में आपके पास 100 पॉइंट्स हैं तो मे बी हर 200 मीटर पे एक पॉइंट होगा, वो पूरा 200 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बट इफ यू हैव द इमेजरी अलोंग विद दैट, तो इमेजरी में भी अगर आपके पास 4 मीटर की इमेजरी है तो उस 200 मीटर में आपको फर्दर डिटेल उसमें आगे उस 400 मीटर के अंदर में भी आपके पास 80 सेल्स आगे जहाँ पे उस पहले एक पॉइंट था। So उसके combine करके you can get better insights, improve decision making. Obviously, it's again about data. Data आपके पास data क्या है, raw data क्या है? It's just bundle of files and everything. But उसको अगर आप एक proper way में analyze करते हो, you can apply machine learning, data science whatsoever on it, और उसको आप एक specific format में ले आते हो तो you can make better decisions using that data. उसके बाद है एफिशिएंट मॉनिटरिंग। यस, इन केस आपको घर बैठे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि फलां आइस कैप जो है वो मेल्ट हो रहा है, आप इतने आपके यहाँ पे फ्लड आने के चांसेस हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग जो कि दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग।
Okay, there are multiple sources for gathering the remote sensing data. I've added 2 examples, Appears है और USGS Earth Explorer. Earth Explorer मोस्टली यूज होता है आपको रॉ इमेजेस के लिए, ठीक है, जो कि लेवल 1 और या लेवल 2 पे ऑप्टिमाइज होती है, ठीक है, प्रोसेस होती है। और जो Appears है दैट इज मोस्टली यूज्ड टू कलेक्ट प्रोडक्ट्स, इंडाइसेस के बने बनाए प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। जैसे आपको एनडीवीआई को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, आपको एक एरिया का स्पेसिफिकली बना बनाया एनडीवीआई मिल जाता है, आपको बल्क में डेटा मिल जाता है पूरे। लेट्स से आपने एक कंट्री का डेटा लेना है, फ्रॉम ईयरली इमेज लेनी है फ्रॉम 1998 टू 2000 में भी 20 तक, तो आप एक ही क्यूरी वहां पे इनपुट करेंगे, उसमें आप स्पेसिफिकली देंगे, उसमें आप स्पेसिफिकली जो है प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और आप उससे बताएंगे कि हर ईयर की में चाहिए तो आपको 1998 से 2024 तक में 26 इमेजेस वो आपको पूरे रीजन एक ही क्यूरी में डाउनलोड कर देगा। सो ये है प्रैक्टिकल पार्ट। सो पिछले जितना भी हमने अभी तक एक्सप्लेन किया है आप उसमें से कोई क्वेश्चन इसमें तो प्लीज करें। जी अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो अभी पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलें। सर क्लियर है। सॉरी दोबारा बोलिएगा। मैंने कहा सर क्लियर है, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, दिस इज USGS Earth Explorer, ठीक है। दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ नासा, राइट। इसमें आप ये इंटरफेस है, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो दिस इज अ स्क्रीन दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। आई हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन, ठीक है। सर्च क्राइटेरिया है, सर्च क्राइटेरिया आपने देना है। सर्च क्राइटेरिया में सबसे पहले ये तो आपके पास एक जनरल मैप आ रहा है, ठीक है। लेट्स से देयर आर 2 वेज ऑफ सिलेक्टिंग योर स्टडी एरिया। एक आप KML शेप फाइल अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पहले बताया था KML KMC या शेप फाइल अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन सोर्सेस में, या फिर दूसरा ये है कि यू कैन ड्रॉ, आप अपने यहाँ से स्टडी कर सकते हैं या फिर आप खुद पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मैंने फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान को ये रीजन लेना है, ठीक है। ओके, सिंपली मैं यहाँ पे ये तो एक मैं पॉलीगॉन ड्रॉ भी कर सकता हूँ, या फिर मैं सिंपली मैप को उस जूम लेवल पे ले लूंगा जितना मुझे डेटा चाहिए, और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा यूज मैप, तो वो उसने ऑटोमेटिकली ये देखें वो एरिया सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डेटा रेंज, मुझे कहाँ से कहाँ तक का डेटा चाहिए। लेट्स से मुझे चाहिए मे बी जून 2024 से 31 अगस्त 2024 तक का डेटा चाहिए, ठीक है। अब ये डेटा रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव हम करते हैं डेटा सेट्स पे। अब दीज आर द डेटा सेट्स जो कि USGS के अंदर फॉल करते हैं। लेट्स से हम जाते हैं लैंडसेट पे। लैंडसेट जो है ये वो हाई रेजोल्यूशन इमेजरीज में फ्री इमेजरी है, बाकी सारे लो रेजोल्यूशन इमेजरीज हैं। हाई रेजोल्यूशन में जो सबसे हाई जो फ्री है वो दैट इज सेंटिनल, बट सेंटिनल इज अवेलेबल आफ्टर 2013 ऑनवर्ड्स। अगर आपको 2013 से पहले का हाई रेजोल्यूशन फ्री डेटा चाहिए वो आपको लैंडसेट से मिलेगा। लैंडसेट 5 है, लैंडसेट 6 जो डिसकंटिन्यू हो गया था, लैंडसेट 7 में बैड लाइन था, और लैंडसेट 8। सो लैंडसेट 8 और लैंडसेट 5 का डेटा यूटिलाइज कर सकते हैं आप अगर आपको डेटा सेट्स कोई चाहिए। और लैंडसेट जो है 30 मीटर रेजोल्यूशन है इसकी विजिबल बैंड्स की, और 100 मीटर रेजोल्यूशन है इसके थर्मल बैंड्स की, और जो सेंटिनल है दैट इज 10 मीटर रेजोल्यूशन। सो हाईएस्ट फ्रीली अवेलेबल, हाईएस्ट रेजोल्यूशन फ्रीली अवेलेबल डेटा जो है वो सेंटिनल का है, बट विल गो विद लैंडसेट कलेक्शन। अब ये
लेवल 2 ये बेसिकली प्रोसेसिंग है, इसमें आपका क्लाउड कवर उन्होंने क्लियर किया होता है, कुछ बेसिक प्रोसेसिंग जो इमेज पे चाहिए होती है वो की होती है, ठीक है। लेट्स से विल गो विद लैंडसेट 8, ठीक है, ये वाली आप एडिशनल क्राइटेरिया में जाएंगे। एडिशनल क्राइटेरिया में लोड हो रही है। एडिशनल क्राइटेरिया में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दे शुड बी क्लाउड कवर समवेयर। हाँ, यहाँ पे क्लाउड कवर है। क्लाउड कवर आपने कोशिश करनी है कि लेस देन 10% हो। अगर आपका क्लाउड कवर आ गया तो ऑब्वियसली जो आपकी इमेज होगी उसमें क्लाउड ही नजर आएगा, आपको ग्राउंड फीचर्स नहीं नजर आएंगे। तो विल कीप इट लेस देन 10%, ठीक है। देन हम वापस जाते हैं डेटा सेट्स पे। डेटा सेट्स हमने ऑलरेडी चूज किया हुआ है, ठीक है। देन विल गो टू एडिशनल क्राइटेरिया। एडिशनल क्राइटेरिया में अभी फॉर नाउ क्योंकि हमने डेटा रेंज बहुत कम चूज की है तो हम कोई ज्यादा क्राइटेरिया नहीं डालेंगे, ताकि ये ना हो कि कोई इमेज निगेटिव ना आए, ठीक है। ये हमारे पास 3 इमेजेस जो हैं वो उसमें हमारे जितने भी हमने अप्लाई किया जो भी क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया पे 2 इमेजेस जो हैं वो पूरी उतर रही थी, ठीक है। तो ये उसने हमें दे दिए, ठीक है। इसको हम सिंपली अगर आप सारी करनी है तो आप बल्क रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके देन आपके पास टिफ में आ जाएगी, ठीक है। टिफ में आप इसको आगे एनालाइज कर सकते हैं फर्दर किसी भी इस चीज़ के लिए। लेट्स से अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, ओके। सो अब ये ऑप्शन है, उसी वक्त डाउनलोड करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बल्क रिक्वेस्ट में इसको ऐड करते जाएं और आपके पास यहाँ बल्क रिक्वेस्ट आ जाएगा ऊपर, उसको आप ईमेल एड्रेस देंगे, जब बल्क आपका रेडी होगा आपको ईमेल आ जाएगी और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड है आपका अपीयर्स है, ठीक है। अपीयर्स भी इट्स काइंड ऑफ सिमिलर, ठीक है। आपने जाना है एक्सट्रैक्ट में, लॉगिन किया, एक्सट्रैक्ट में गए, एरिया में गए, ठीक है। यहाँ पे आपने आप एरिया जो ये शेप फाइल है जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, ठीक है। और यू कैन क्लिक हियर टू अपलोड शेप फाइल, ठीक है। शेप फाइल आपको पहले खुद बनानी पड़ेगी यूजिंग सॉफ्टवेयर, और आप इसमें एरिया अगेन वो पॉलीगॉन ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे कि अर्थ एक्सप्लोरर में था। आप यहाँ से डेट देंगे, I'll go with let's say 2017 January 1st to 31st August 2024। प्रोडक्ट हम यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स से अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फिर ज़्यादा यूज़ होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए, इमेजेस के लिए कम यूज़ होता है। अब ये आपके पास NDVI के ये प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी इस पे डेवलप हुए हैं। दिस 500 मीटर मीन्स ये उसकी रेजोल्यूशन है, 16 डेज में के ये उसकी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। और 2002 से लेके इतनी देर तक का डेटा इसमें अवेलेबल है। सो यू विल चूज दिस प्रोडक्ट, इसकी ये जितनी भी इमेजेस हैं वो आ जाएंगे। सिलेक्ट ऑल कर दिया आपने, ये आपके यहाँ पे सिलेक्ट लेयर्स होगी, फाइल फॉर्मेट चूज किया, GeoTIFF के साथ मोस्टली GeoTIFF यूज होता है, ठीक है। और इसकी प्रोजेक्शन आपने जो है ये जो कि नेटिव प्रोटेक्शन मतलब जो जिस एरिया की इमेज यूज की है वहीं की जो प्रोटेक्शन है वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको ठीक है, ये आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होगी। तो बल्क डेटा है तो आपको ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपका डेटा सेट जो है वो क्या अवेलेबल होगा डिलीवरी के लिए, देन यू कैन डाउनलोड इट। कमिंग बैक टू प्रेजेंटेशन अगेन, उसके बाद ये हमारे दोनों चीज़ें कवर हो गई हैं। देन इज ArcMap, आई थिंक पुट इट विद नेक्स्ट सेशन, राइट? नॉट मच टाइम।
जी, यहाँ तक किसी का कोई जो है क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। सर ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। ओके सर। अच्छा, ये अब जो आगे वाला है ना वो बेसिकली इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें हम एक केस स्टडी जो है डिस्कस करेंगे जो राउट क्लासिफिकेशन पे। तो और वो उसमें आपको सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा मतलब गाइड करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो आई थिंक आज तो टाइम काफ़ी हो गए हैं नमीर, अगर इसको हम नेक्स्ट कर लें, कल कर लें या फिर मंडे को, जब आप लोगों को ठीक लगे, क्या कहते हैं? हाँ, इसको कर लेते हैं। गाइस आप लोग बता दो कि कल कर लें या मंडे को कर लें, जैसे आप लोगों को इजी हो। मंडे कर लेते हैं फिर, ठीक है सर। जी हाँ, आइए। क्योंकि उसमें फिर आपको प्रॉपर करके दिखाएंगे कि काम आपने कैसे करना है और आपने जीएस के सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। तो आई थिंक फिर सब लोग एग्रीड है मंडे को, तो हम फिर मंडे को इसका नेक्स्ट सेक्शन लेके चले जाते हैं। ओके सर। ये आइए, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर। सर ये जो सर ने बताया कि लेंसेट रेंज किसी रेंज से किसी रेंज तक हम चूज कर सकते हैं जो अच्छा रेजोल्यूशन दे। अच्छा, लैंडसेट की सबकी रेजोल्यूशन वो ये 30 मीटर की है। अभी रिसेंट लैंडसेट 9 जो है वो मेरे आजकल में लॉन्च हुआ है। उसके बाद लैंडसेट 8 है। लैंडसेट 8 की इमेजेस अच्छी हैं। लैंडसेट 8 ऑपरेट कर रहा है फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड, ठीक है। और 2013 के पीछे लैंडसेट 7 की आपको इमेजेस मिल जाएंगी, बट लैंडसेट 7 में एक फॉल्ट आ गया, तो उसमें ना बैड लाइन्स आती हैं। वो आपको उसकी एक प्री प्रोसेसिंग है वो करनी पड़ती है। बैड लाइन्स का टूल है इसमें आर्कमैप में, जो कि बैड लाइन्स को रिमूव कर देता है। एंड 2000 ऑलमोस्ट 2005-2006 से पीछे आप लैंडसेट 5 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लैंडसेट 6 जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सका, मिशन नहीं हो सका था सक्सेसफुल। तो लैंडसेट 5 इफ़ यू आर गोइंग विद 90s 80s का डेटा आपको चाहिए तो लैंडसेट 5, और अर्ली 2000s का डेटा चाहिए आपको तो लैंडसेट 7। उसके बाद चाहिए तो इधर यू कैन गो विद लैंडसेट 8, और 2015 से सेंटिनल 2 भी आ गया था, दैट इज बेटर देन लैंडसेट क्योंकि वो 10 मीटर रेजोल्यूशन है। अच्छा सर, ये जो सर सॉफ्टवेयर है ये कहाँ मिल जाएगी सर हमें? विच सॉफ्टवेयर आप आर्कमैप की बात कर रहे हैं? जी सर, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस दोनों की बात मैं कर रहा हूँ सर। ओके, रिमोट सेंसिंग आर्कमैप जो है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस दोनों के लिए यूज़ होता है। ये पेड सॉफ्टवेयर है एसरी का, तो इसका नॉर्मली हम लोग खुद भी, हमें जब यूनिवर्सिटी से एक्सेस थी वो खत्म हो गई, हम भी क्रैक्ड वर्जन यूज़ करते हैं। वो मेरी बात में के पास पड़ा है, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। अदरवाइज अगर फ्री टूल है वो क्यों जीआईएस यूज़ होता है, क्यों जीआईएस भी दोनों के लिए, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस दोनों के लिए यूज़ होता है। वो फ्री है, बट उसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बिकॉज उसमें कस्टमाइजेशन आता है। और उसके अलावा रिमोट सेंसिंग के लिए एनपी यूज़ होता है, वो भी पेड है, वो भी आपको क्रैक में देखना पड़ेगा। वो स्पेसिफिकली रिमोट सेंसिंग के लिए बना है। वो रिमोट सेंसिंग के लिए बैच, उसमें आपको मतलब 20-30 इमेजेस को एक साथ में प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा सर, ये सर ये इसमें पेड वाली भी है सर या फ्री है? मतलब जो अच्छे डेटा हम डाउनलोड कर सके यहाँ से। सॉरी मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा, दोबारा बताइए। मतलब ये इसमें पेड भी है या सारे फ्री है? ये जो आर्कमैप है और एमबी ये पेड है, ठीक है। और QGIS जो मैंने आपको बताया वो फ्री है, ठीक है। इनको जो पेड है इनका क्रैक वर्जन यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपने फुल वर्जन लेना है तो और ये काफ़ी कॉस्टली, और ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को देते हैं, इंडिविजुअल इसका पैसे भी लाइसेंस मिलता नहीं है। तो अगर आपने आर्कमैप वगैरह यूज़ करना है तो आपको इसके लिए फिर वो क्रैक वर्जन ही यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप QGIS यूज़ करते हैं तो वो फ्री है, बट उसमें अगेन उसका थोड़ा सा आपको उसका ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने पड़ेंगे, दैट इज बिट डिफिकल्ट एंड आर्कमैप कस्टमाइजेबल है टोटली। हर चीज़ के लिए प्लगइन आपको ऐड करना पड़ता है उसमें। अच्छा
सर और ये जो है वो मतलब लैपटॉप में बात कर रहा हूँ सर, कौन सी लैपटॉप ये सपोर्ट कर सकते हैं जो सॉफ्टवेयर है सारे एप्लीकेशन? सॉफ्टवेयर तो आपके सिंपल मे बी 5th-6th जनरेशन के प्रोसेसर्स के साथ चल जाएंगे, बट अगर आपने उसमें प्रोसेसिंग करनी है, जैसे मैंने बताई थी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो कि गीगाबाइट्स में होती है, उनकी प्रोसेसिंग करनी है, फिर आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज सिंपल आपके जो नॉर्मल एनालिसिस हैं वो आपके किसी भी 5th या 6th जनरेशन प्रोसेसर वाले लैपटॉप में हो जाती है। अच्छा सर, मेरे पास तो 5th जनरेशन है लेकिन बहुत स्लो है सर, वो वैसे भी नेट नहीं चल रहा है, व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, तो सॉफ्टवेयर बहुत दूर की बात है। मतलब मैंने लैपटॉप की बात कर रहा था सर, मैकबुक के लिए तरीके से मतलब ये सारे मैकबुक में चल सकते हैं सर? मैकबुक में आपका जो है आर्टिकल 12 भी चलेंगे, जैसे पहले विंडोज के लिए अवेलेबल है, लेकिन आईबीएम की चीज़ मिलता है, बट उसमें फिर आपको वही फ्री वर्जन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पेड तो मैकबुक पे नहीं चलाते। मैकबुक से सर विंडो अच्छे है या मैकबुक मतलब इस ये जीआईएस जीएस के लिए तो आई बिलीव विंडोज अच्छा है। इन जनरल अगर कहते हैं तो टेक्निकल में सारी बता सकते हैं। सर आवाज क्लियर नहीं है, समझ नहीं आया मैं सर। कह रहा हूँ रिमोट सेंसिंग के लिए तो विंडोज ही बेटर है, बिकॉज हमारे विंडोज ही प्रेफर की जाती है। हमारे जो लैब्स में है वो जो है विंडोज ही प्रेफर की जाती है, और आरमैक आपका उसमें नहीं चलेगा बिकॉज क्रैक वर्जन उसमें नहीं चलेगा। क्यूजे ये सब चला सकते हैं, बट वो जो है उसके लिए फिर आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अच्छा, बस यही मैंने बात पूछ रहा था कि मेरा खुद भी बस जीआईएस में इंटरेस्ट है सर, तो इसलिए मैंने बताया। थैंक यू सर। Sure. Thank you. God bless. थैंक यू सर। Is this a question या आपने बताया है? सर ये मैंने बताया, उसको शायद आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। Okay, ठीक है। Thank you. Okay, everybody, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मंडे को हम अपना नेक्स्ट सेक्शन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच आपका टाइम का। कोई आगे क्वेश्चन हो बाद में आप ग्रुप में कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।